हेलो एवरीवन। सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक जानकारी चाहूँगा आप लोगों से। आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं? और ऐसे कौन है जो केवल यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मोस्टली लोग यूपीएससी और पीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता ही है, मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है और मैं देवबंद का निवासी हूँ जो सहारनपुर जिले में पड़ता है। और वहीं से ही मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरी 10th और 12th वहीं से ही हुई है। और उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया है, जो 2018 में मेरा कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद से 2018 में मैंने आईआईटी मद्रास में मेरा एमएससी के लिए एडमिशन हुआ था, लेकिन मैंने वो ड्रॉप किया था क्योंकि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी थी। और उसके बाद से मैंने फिर लगभग 2018 के नवंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और फिर मैंने 2020 में अपना पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्री क्लियर हुआ था, मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से दोबारा मैंने 2021 में केवल यूपीएससी का ही अटेम्प्ट दिया था। उसमें मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, लेकिन इंटरव्यू अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद 2022 में मैंने यूपीपीसीएस का देने का भी सोचा और मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के अटेम्प्ट्स दिए। और 2022 में मेरे दोनों प्रीलिम्स क्लियर हुए, लेकिन मेंस मेरा केवल यूपीपीसीएस का क्लियर हुआ था। उसमें मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ था और मैं नायब तहसीलदार बना था 2022 यूपीपीसीएस के बैच में। और वर्तमान में मैं बिजनौर जनपद में कार्यरत हूँ नायब तहसीलदार की पोस्ट पर। उसके बाद 2023 में, जैसे कि आपको पता ही है कि मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था, तो मेरा टारगेट ये था कि मुझे केवल एक ही मेंस लिखना है, या तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस। तो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स पहले था, तो मैंने सोचा कि यूपीपीसीएस में मेहनत की जाए। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेरा कंफर्टेबली क्लियर हो रहा था। लगभग 100 क्वेश्चंस नेट करेक्ट मेरे बन रहे थे। तो मैंने यूपीएससी में ड्रॉप लिया हुआ टाइम, और फिर मैंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू मेरा क्लियर हुआ और मुझे एसडीएम में रैंक 1 मिली। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ कि सेशन कैसे रहेगा। स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन है, आपकी स्ट्रेटजी है, उसको रिलेटेड मैं चीज़ें बताऊंगा। फिर प्री, मेंस और इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। और थर्ड पार्ट जो रहेगा, उसमें मैं जो चैलेंजेस एस्पिरेंट्स जनरली फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, उनके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद में मैं आपके डाउट्स भी लूंगा। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आराम से सब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि यूपीएससी और पीसीएस में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। तो जैसे आप प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स में सिलेबस तो लगभग सेम ही है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, दोनों का प्रीलिम्स का सिलेबस सेम है। और ऐसे ही मेंस में जीएस 1, 2, 3 और 4 चारों का सिलेबस यूपीएससी और यूपीपीसीएस का लगभग सेम ही है। और जो एसए का सिलेबस है वो भी लगभग सेम ही है एसए, लेकिन इसमें 3 आते हैं यूपीपीसीएस में, और यूपीएससी में 2 आते हैं। पहले ऑप्शनल भी था, लेकिन इस बार से ऑप्शनल हट गया है, तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड हुए हैं। तो ये सिमिलरिटीज है। अप्रोच भी लगभग सेम ही रहता है जीएस 1, 2, 3, 4 में, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का होता है। अब डिफरेंसेस पर आना चाहूंगा। डिफरेंसेस मेनली है जो फ्लेवर ऑफ क्वेश्चंस है। यूपीपीसीएस में एक तो 150 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी जो पूछता है एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछता है, और यूपीपीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यही रीजन मैं मानूंगा कि 150 क्वेश्चन, क्योंकि एनालिटिकल बनाना थोड़ा पेपर लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए शायद यूपीपीसीएस का मैं लॉजिक मानता हूँ कि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। और फिर मेंस के स्टेज पर ये डिफरेंस है कि एक हिंदी का पेपर जो आता है यूपीपीसीएस में, वो उसके मार्क्स ऐड होते हैं, और वो काफ़ी गेम चेंजर रहता है। क्योंकि कुछ लोगों के जो इंग्लिश मीडियम से है, जैसे मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तो लगभग 60-70 में मार्क्स आते हैं, और कुछ लोग उसमें 110 तक पा जाते हैं। तो 50 मार्क्स का जो गैप हिंदी का पेपर क्रिएट करता है, वो जीएस में काफ़ी डिफिकल्ट होता है कवर करना। और अब तो यूपी स्पेशल भी आ गया है, तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है वो चीज़ कवर करना। तो एक तो इसमें हिंदी का पेपर होता है, और फिर जो यूपी स्पेशल के जो 2 पेपर ऐड हुए हैं, पहले ऑप्शनल था और अब यूपी पीसीएस में जीएस के पेपर ऐड हुए हैं, जो जीएस 5 और जीएस 6 है। तो वो थोड़ा डिफरेंस आया है। एक इंटरव्यू में भी थोड़ा डिफरेंस था, लास्ट ईयर तक था, इस साल मुझे वो फील नहीं हुआ। यूपीएससी में इंटरव्यू भी काफ़ी एनालिटिकल चलता है, पीसीएस में इंटरव्यू में काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, और इंटरव्यू की वेटेज भी यूपीएससी में जैसे 275 नंबर का है, और यूपी पीसीएस में 100 नंबर का है।
लेकिन इस बार मैंने अपने इंटरव्यू में ये फील किया कि काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस, एथिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और लगभग सभी एस्पिरेंट्स के साथ ऐसे ही रहा। तो इंटरव्यू अब यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सेम लेवल पर लगभग आ चुका है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं। और अब स्टार्ट में करूँगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक टारगेट होने चाहिए आपके, कि आपको पहला तो ये कि ये एग्जाम देना ही क्यों है। सबसे पहले तो यही आपको डिसाइड करना है, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो इसमें आने ही आने हैं, आपको पता ही है। हर 7वें दिन में 8वें दिन में लगता है कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले एक रीजन, जो इंट्रिंसिक आपकी मोटिवेशन है, अंदर से जो मोटिवेशन है, वो डिसाइड करनी है कि क्यों आप ये एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद एक आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, आपको डायरेक्शन लेस तैयारी नहीं करनी है। जैसे मैं देखता हूँ काफ़ी, दिल्ली में भी, मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में भी काफ़ी लोग बस केवल तैयारी किए जा रहे हैं, किसी डायरेक्शन में तैयारी नहीं चल रही है। हार्ड वर्क करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं है। तो इसको आप इंश्योर करें कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें, तैयारी अपने एक प्लान के साथ करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे पहले मैं भी जो टॉपर्स है उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करता था, उनकी स्ट्रेटजी देखता था। जैसे मैंने कनिष्क कटारिया सर थे, उनकी स्ट्रेटजी को देखा था। श्रुति मैम है, उनकी स्ट्रेटजी को मैंने देखा था। तो उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने जो मेरी कैपेबिलिटीज है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाया और फिर अपने टारगेट्स बनाए। तो आप टारगेट्स बनाए, एक तो पूरे साल का टारगेट बनाना है कि किस तरह से आप पूरे साल में किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। इसी के साथ साथ आप मंथली टारगेट्स भी बनाए, वीकली बनाए और डेली बनाए। मंथली टारगेट्स में आप ये बना सकते हैं कि जैसे मैं लगभग 9 से 9.5 महीने प्री और मेंस दोनों की तैयारी करता था, और फिर लगभग प्री से 2 से ढाई महीने पहले प्री की तैयारी करने में लग जाता था। तो इस तरह से आप मंथली प्लान बनाए। और जो वीकली प्लान है वो सब्जेक्ट वाइज आप बना सकते हैं कि इस वीक में मुझे एक सब्जेक्ट करना है या 2 सब्जेक्ट करना है। ऐसे डेली प्लान्स आप जो बनाए वो टॉपिक वाइज बनाए और उन पर स्टिक करें। थोड़ी डिसिप्लिन इसमें रिक्वायर्ड होगी, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन उस प्लान पर आप स्टिक करें। तो ये आप विजन अपना रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी है, मतलब टॉपर्स की देखकर या अपने अकॉर्डिंग अपने टीचर से पूछकर आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं आना चाहूँगा प्रीलिम्स पर, जो पहला स्टेज है इस एग्जाम का। तो प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने बताया। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आप पाएंगे, एक तो सिलेबस भी देखें, सबसे पहले तो सिलेबस ही रखना है अपने पास में। तो सिलेबस देखें और प्रीवियस ईयर पेपर देखें। तो उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस में हर साल विटामिन पर क्वेश्चन आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन पर क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल राइट है पॉलिटी से, कोई जो स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं जैसे सीबीआई है, लोकपाल है, इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जैसे हिस्ट्री में है 1857 की क्रांति पर क्वेश्चंस आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में मिनरल्स पर क्वेश्चन हर साल ही लगभग आता है, और इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल लोकेशंस है, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। हिल रेंजेस है वर्ल्ड की, उस पर क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हर साल, जो चीज़ें रिपीट हो रही है उनको आप कम से कम पढ़ लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम 30-40 क्वेश्चंस आपके इजीली प्रीवियस ईयर पेपर से ही निकल जाते हैं। थोड़ा हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है, लास्ट ईयर 2023 वाले में थोड़ा ट्रेंड चेंज किया था, प्रीवियस ईयर कम आए थे, बट बेसिक जो आपका पार्ट है वो प्रीवियस ईयर पेपर ही रहने चाहिए। और उसके अलावा मैंने जो पूर्वावलोकन की बुक्स की थी, हिस्ट्री के लिए मैंने की थी वो, ज्योग्राफी के लिए की थी, पॉलिटी के लिए की थी मैंने, और जो यूपी स्पेसिफिक है उसके लिए की थी, इकोनॉमिक्स के लिए की थी। इन बुक्स से मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। जैसे जैसे मैं बुक्स को पढ़ रहा था तो इनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि ये बुक्स होती है 700-800 पेज के आसपास की बुक होती है, और जब एग्जाम से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको रिवाइज करना होगा तो ये काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। जैसे अभी भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 1 महीना बचा है, तो आपको ये डिफिकल्टी फेस होगी अब कि रिवाइज कैसे करें सारा कंटेंट। तो इस टाइम पर शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जो आपके शॉर्ट नोट्स है 15-20 पेज में, 25 पेज में एक बुक के नोट बन जाते हैं, तो वो आधे दिन में ही कवर हो जाती है। तो वो इस तरह से आपको हेल्प करेगी। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन आप कर ले तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे यूपी का बजट है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी आरओ का एग्जाम हुआ था तो शायद उसमें यूपी के बजट पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका पढ़ ले कि यूपी के बजट का टोटल साइज क्या है, एजुकेशन में कितना पार्ट दिया है, हेल्थ पर कितना पार्ट दिया हुआ है, तो कितना परसेंटेज दिया है, फिजिकल डेफिसिट क्या है स्टेट का। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़े, जो यूनियन बजट होता है। वो 2023 वाले प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, शायद 3 या 4 क्वेश्चंस यूनियन बजट से ही आए थे कि किस स्कीम को कितना एलोकेशन हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, तो उसको आप रट्टा ही मारना है, उनको और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको पढ़ ले। इसी के साथ साथ यूपी का सेंसस आता है कि किस जिले में मतलब सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है और किस में सबसे कम है, किस में एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस जिले में डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है।
फॉरेस्ट एरिया किसमें ज़्यादा है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूपीपीसीएस हर साल पूछता है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो प्रीलिम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने आई दृष्टि को फॉलो किया था जो घटना चक्र की आती है। इसके अलावा आप दृष्टि आईएएस की बुकलेट आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और करंट अफेयर्स में भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको जैसे कोई टॉपिक पढ़ा 10-12 पेज पढ़े तो आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट भी लगातार देने हैं, क्योंकि ये बुक्स जो है काफ़ी फैक्चुअल होती है, इनको याद करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स होती है तो इनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जैसे ही कोई टॉपिक पढ़े उन पर टेस्ट आप दे सकते हैं ताकि आपकी मेमोरी में वो रहे। और मेमोरी बनाने के लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि आप कुछ निमोनिक्स ऐड कर लें और उसको बार बार याद करें। कुछ चीज़ें हैं जैसे इंडिसेस हैं या जो सैन्य अभ्यास होते हैं, ये लोगों को जनरली याद नहीं होते हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हैं कि एक पेज पर लिख लें और उसको डेली मतलब आप याद करते रहें, सुबह उठकर या रात को सोते टाइम उसको आप एक पेज पर लिख कर, ऐसे 5 से 7 ही टॉपिक्स होते हैं जो हर मतलब जो बिल्कुल ही याद नहीं होते हैं, तो उनको रिवाइज करते रहें, 5-7 दिन में वो याद हो जाएंगे आपको। इसके अलावा जो मैं कहना चाहूँगा कि सी सेट का एक इशू है, सी सेट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, हालांकि यूपी पीसीएस का जो सी सेट है वो ईजी है यूपीएससी से। यूपीएससी में मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आती है और 80 क्वेश्चन उसमें आते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट सी सेट यूपीएससी बनाता जा रहा है, लेकिन यूपी पीसीएस का सी सेट फिर भी थोड़ा सॉर्टेड है। तो सी सेट के लिए एक तो जो लोग हैं कुछ का मैथ्स और रीजनिंग अच्छा होता है उनके लिए सी सेट थोड़ा ईजी रहता है, लेकिन उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है उसको आप देख लें। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर पेपर है जो प्रीवियस ईयर पेपर को देख ले, 4 या 5 साल के देख ले, 2-2.5 घंटे की यूट्यूब वीडियो में किसी में भी 2x पर चलाना तो उसमें हो जाएगी वो। तो उसको कम्युनिकेशन वाले पार्ट को आप देख ले, सी सेट में थोड़ा सेफ रहे, सी सेट को इग्नोर ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि सी सेट बहुत लोग देखे हैं कि जो सी सेट में फेल हो जाते हैं और प्रीलिम्स में मतलब उनके 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन तक भी करेक्ट हो रहे हैं। तो इससे बड़ी मतलब कोई एक विडंबना नहीं हो सकती है, कोई त्रासदी नहीं हो सकती है किसी एस्पिरेंट के लिए कि वो 110 क्वेश्चन जीएस 1 में क्लियर कर रहा हो, सी सेट ही उसका रह जा रहा है। तो सी सेट आप सही से कर ले, और जिन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग ठीक नहीं है तो थोड़ा मैथ्स को प्रैक्टिस कर ले, बाकी हिंदी के इंग्लिश के कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उससे भी सी सेट क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन थोड़ी जो बेसिक मैथ्स है 9th-10th की है, सब ग्रेजुएशन कर रहे लोग होंगे सब लोग या ग्रेजुएट हो चुके होंगे, तो 9th-10th की मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो यूपी पीसीएस पूछ रहे हैं। यूपीएससी में हालांकि हाँ 10th-11th की भी आ रही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो पूछ रहे हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में भी नहीं है, तो यूपी पीसीएस के सी सेट भी आप सही से कर लें। उसके बाद आती है जो मेंस की स्टेज है। और एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा प्रीलिम्स में, आपको प्रीलिम्स में जो कट ऑफ है जैसे 85 टू 90 क्वेश्चंस के आसपास प्रीलिम्स में कट ऑफ जा रही है, आपको थोड़ा टारगेट करना है कि आप उससे 5 या 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अपने करें, क्योंकि इशू क्या होता है जैसे आंसर की आती है, आंसर की में कुछ तो क्वेश्चन के आंसर ही गलत होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में डिस्प्यूट रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ही गलत आयोग दे देता है। तो उससे बचने के लिए आप 5 से 10 क्वेश्चन आप ज़्यादा मतलब टारगेट करें, ज़्यादा टाइम मतलब नेट करेक्ट होंगे तो आप अगले दिन से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। वरना क्या रहता है कि आप बॉर्डर पर है और आप प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट का जब तक आप वेट करेंगे 40-45 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तब तक मेंस आपका जा चुका होगा बिल्कुल। तो मेंस के लिए आप थोड़ा पढ़ना है, मेंस के लिए अगर स्ट्रेटजी सही बनानी है तो प्रीलिम्स आपको कंफर्टेबली क्लियर करना है। आपको 100 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन नेट करेक्ट तो करने ही है, तो आपको ये टारगेट बनाना है ताकि आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट नहीं करना है। तो मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से अगले दिन ही या 2-3 दिन बाद भी जैसे थोड़ा गैप लेकर आप तैयार मतलब स्टार्ट कर सके। अब मैं मेंस पर आना चाहूँगा। मेंस में जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है। ये मेरा तो सबसे वीक था मतलब हिंदी का पेपर, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी का भी मतलब समझ में भी नहीं आती थी, थोड़ा पढ़ा भी नहीं है, बोलनी सही आती है लेकिन लिखने वगैरह राइटिंग भी मेरी काफ़ी हिंदी में गंदी है। तो हिंदी का जो है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ही किए थे, जो व्याकरण वाला पार्ट है उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे, उनके थोड़े नोट्स भी बना लिए थे। और जैसे लेटर राइटिंग का आता है, कार्यालय ज्ञाप वगैरह के आते हैं, इनके फॉर्मेट मैंने अपनी डायरी में लिख लिए थे और उनको मतलब रट्टा मारकर मैं एग्जाम में दे आया था। हिंदी के पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, मुझे अभी जानकारी नहीं है इसकी। तो और उसके अलावा फिर एसए का पेपर आता है। एसए में यूपी पीसीएस में 3 एसए होते हैं, यूपीएससी में 2 एसए होते हैं। और वहाँ पर यूपीएससी में क्या होता है, थोड़े फिलोसफिकल एसए पूछ रहे हैं कि कुछ कोड दे दिया उसको इंटरप्रेट करके आप ऐसे लिखे। लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है, यूपी पीसीएस में फैक्चुअली ऐसे आ रहे हैं, मतलब किसी टॉपिक पर आते हैं, डिजिटल इंडिया पर आ गया, एजुकेशन सेक्टर पर आ गया, एग्रीकल्चर पर आ गया। तो यूपी पीसीएस में ऐसे में क्या स्ट्रेटजी थी मेरी, मैं 3 ऐसे लिखता था, तो तीनों ऐसे में ये स्ट्रेटजी थी कि एक ऐसे मुझे लिखना है बिल्कुल फैक्चुअल, जिसमें डेटा कोड्स वगैरह डेटा डालना है, खूब एग्जाम्पल्स डालने हैं, डेटा डालना है। एक ऐसे लिखता था मैं थोड़ा फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन करके
जो एथिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, एथिक्स के बारे में लिखकर उसको ऐसे करता था। और तीसरा ऐसे में लिखता था जो इन दोनों का मिक्स होता था, कि कोई अपना इंटरप्रिटेशन दिया और उसको फैक्ट्स के साथ या एग्जाम्पल के साथ अपना सपोर्ट कर दिया। तो जैसे शायद इस बार 3 ऐसे आए थे, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर आया था, उसको मैंने फैक्चुअल लिखा था एग्रीकल्चर सेक्टर वाला। एक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पर आया था, वो मैंने मिक्स लिखा था। और शायद एक ऐसे आया था G20 लीडरशिप पर आया था, मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। मोस्टली लोगों ने फैक्चुअल लिखा होगा, लेकिन मैंने इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऐसे लिखा था, काफी फिलोसफिकल ऐसे लिखा था कि स्टार्टिंग जैसे वसुदेव कुटुंबकम से, कि भारत को जम्बू द्वीप माना गया है, इस टाइप से मैंने वो स्टार्ट किया था। और काफी जो स्कॉलर्स है PSIR के, सी राजा मोहन, समीर सारन सर है, हर्षवी पंत है, इनके कोट्स को मैंने यूज किया था, जो इनकी चीजें थी। तो उस टाइप से मैंने वो ऐसे लिखा था। इसके बाद आता है GS1 का पेपर। GS1 में मतलब स्टैटिक पोर्शन रहता है लगभग। तो हिस्ट्री का जो मैंने स्टार्ट की थी, सबसे पहले प्रिपरेशन भी अपनी हिस्ट्री से स्टार्ट की थी मैंने। हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल की मैंने NCERTs पढ़ी थी, जो शायद सतीश चंद्रा के नाम से एक NCERT आती है, एक RS शर्मा के नाम से आती है। तो ये NCERTs दो मैंने पढ़ी थी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम ही मैंने पढ़ी थी। स्पेक्ट्रम के मैंने नोट्स बनाए थे। तो स्पेक्ट्रम मैंने लगभग पहले 5-10 बार स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, उसके बाद उसके नोट्स बनाए थे, उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज किया था। लंबा प्रोसेस था काफी, मतलब मैं 5-6 साल से तैयारी कर रहा था, तो काफी बार स्पेक्ट्रम की रिवीजन हो गया था। इसके अलावा जो ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी मैंने अपने कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया था। और जो NCERTs है, NCERTs जो 11th और 12th क्लास की NCERTs मैंने ज्योग्राफी में पढ़ी थी। क्लास 11th की NCERTs है, वो काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, तो उनको मैंने पढ़ा था। और जो GC लियोंग की बुक है, GC लियोंग से मैंने 2-3 टॉपिक्स ही पढ़े थे, अब ज्यादा मुझे रिलेवेंसी उसकी लगती नहीं है बुक की। उसमें से ओशन करंट वाला जो टॉपिक है उसको मैंने पढ़ा था, विंड सर्कुलेशन का टॉपिक है, ये 2 टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। एक वेदर वाला टॉपिक है, जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है, उसमें से GC लियोंग से मैंने वो कवर किया था। इसके अलावा जो आता है फिर सोसाइटी वाला पोर्शन आता है। सोसाइटी के लिए मैंने NCERTs फॉलो की थी। एक इंडियन सोसाइटी के नाम से NCERT आती है, एक NCERT आती है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के नाम से। तो इन NCERTs को मैंने फॉलो किया था सोसाइटी में। और जो एक मतलब आप किसी भी कोचिंग का जो मंथली मैगजीन, जो ईयरली मैगजीन आती है, मेंस ओरिएंटेड मैगजीन आती है सोसाइटी के लिए, आप वो भी कर ले। NCERT सफिशिएंट नहीं रहेगी सोसाइटी में, तो आप ये टॉपिक्स कर सकते हैं। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री सीरीज आती है एक ABP न्यूज की, उसको देखा था। काफी इंटरेस्टिंग है वो। कुछ लोगों का मतलब इंडिया में पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, तो वो पढ़े। और एक NCERT आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वैसे वो पॉलिटी की NCERT है, लेकिन हिस्ट्री में वो यूज होती है। तो उस NCERT को भी आप पढ़े, काफी अच्छी है, और पेपर में भी आपको बहुत हेल्प करेगी वो। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं अपने। और इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन है, जो GS1 में वैल्यू एडिशन है, उसके लिए आप जैसे ज्योग्राफी में है मैप्स डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में ईयर्स है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कुछ मतलब घटनाएं होती हैं, तो उनके बारे में आप रिलेट करके हिस्ट्री में लिख सकते हैं। सोसाइटी में आप एग्जाम्पल्स को अपना वैल्यू एडिशन रखें। सोशोलॉजिस्ट ने क्या कहा है उसको आप लिखें। और जैसे ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं उसको लिखे, जैसे ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि मैकडी में व्रत के टाइम पर मतलब प्याज नहीं डालते हैं, तो इस टाइप की चीजें चलती है, तो मतलब थोड़े इनोवेटिव एग्जाम्पल्स आप डालें, तो ये चीज आप कर सकते हैं। और क्वेश्चंस हैं जैसे इसमें, उसको भी आप एनालाइज करें। GS1 में, GS1 स्टैटिक है, तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस काफी। जैसे ग्लोबलाइजेशन का ही मैंने बताया, सोसाइटी में हर साल लगभग क्वेश्चन आता है। विमेन इश्यूज पर सोसाइटी में क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में 1857 क्रांति पर क्वेश्चन आता है, नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर एक क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को आप, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर क्वेश्चन आया था, इस साल क्वेश्चन आया था 2023 मेंस में, और उससे पहले बाल गंगाधर तिलक पर क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप की आप चीजें देख लें, तो उस पर क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, ओशन करंट्स है, इन पर क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इन चीजों को आप देख लें। और इसके बाद आता है GS2 का पेपर। GS2 में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, जो पॉलिटी के लिए है, उसमें लक्ष्मीकांत को मैंने पढ़ा था। उसके साथ साथ जो ईयरली कंपाइलेशन किसी भी कोचिंग की आप फॉलो कर सकते हैं, वो मतलब आपको लक्ष्मीकांत के अलावा भी जो वैल्यू एडिशन है, केस स्टडीज है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, उसमें हेल्प करेगी। ऐसे ही विजन जो IAS की बुक है वो मैंने फॉलो की थी। और आप दृष्टि की भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, जो मंथली जो ईयरली कंपाइलेशन आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और गवर्नेंस का जो है, गवर्नेंस इश्यू और गवर्नेंस आता है, एक आता है सोशल जस्टिस का टॉपिक आता है, उसके लिए आप कोचिंग के नोट्स फॉलो कर सकते हैं अपनी।
और आईआर है, आईआर में भी ऐसे ही मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ा था, न्यूज़पेपर से आपको आईआर में काफ़ी कवर हो जाएगा। ऐसे मैंने टाटा मैग्रो हिल की एक बुक आती है पवनीत सर की, उसको एज अ रेफरेंस मैंने यूज़ किया था केवल। मतलब किसी कंट्री के साथ जैसे इंडिया के रिलेशंस हैं, वो आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है तो केवल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मतलब जैसे सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, जनरली उनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, तो उसका पढ़ ले। अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, उनके बारे में पढ़ ले। मेजर मेजर कंट्रीज के बारे में सबको पता होता है कि यूएसए के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन सब के साथ सबको पता होता है कि क्या मतलब चल रहा है। तो आप ऐसे मतलब ये सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे GS2 के लिए। इसके अलावा जैसे सीरीज मैंने उसमें प्रधानमंत्री की थी, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, ऐसी पॉलिटी के लिए मैंने एक संविधान सीरीज है, राज्यसभा टीवी पर पहले आती थी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली की डिबेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से दी गई है, तो पॉलिटी को आप समझने के लिए आप वो देख सकते हैं। और जो इसमें वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन के लिए आप जो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, इनको एक तो सबसे पहले मैं हर पेपर के लिए बोल रहा हूँ मेंस में, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कुछ टॉपिक्स के आप प्रिपेयर कर ले पहले से ही, क्योंकि मेंस में इशू ये होता है कि मतलब पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो पेपर कंप्लीट करने के लिए कुछ टॉपिक्स के जैसे ग्लोबलाइजेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ऐसे टॉपिक्स है, 1857 रिवॉल्यूशन है, इस पर आप पहले से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जेनरिक टाइप के आप प्रिपेयर कर ले, ताकि आपको एग्जाम में पेपर कंप्लीट करने में मतलब आसानी रहे। और फैंसी टाइप के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होते हैं तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है ये पढ़कर। और वैल्यू एडिशन के लिए GS2 में आप जैसे इंट्रोडक्शन है, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के बारे में बोल सकते हैं, कोई स्टेटूटरी बॉडी है तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू वो बॉडी मतलब एस्टेब्लिश हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किस स्टेटूटरी बॉडी तो लॉ के थ्रू होती है, तो किस लॉ के अकॉर्डिंग वाई है, या कोई जैसे NCBC है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर वो आते हैं, तो इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दे सकते हैं, और जो कमेटीज की रिपोर्ट है वो दे सकते हैं। जैसे सपोज मैं बताता हूँ, फेडरलिज्म का कोई क्वेश्चन है, सपोज हर साल ही आता है और लगभग फेडरलिज्म पर भी क्वेश्चन, जो इंडिया का फेडरल स्टेट है, तो आप उसको स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। या जो पार्ट 6 है स्टेट्स का और पार्ट 5 है सेंटर का, उसको आप रिलेट कर सकते हैं। या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10, 11, 12 है शायद ये, तो आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को। और फिर बॉडी में आप जो प्रोविजंस है, फेडरल यूनिटरी प्रोविजन है और फेडरल प्रोविजन है, आप उनको डाल सकते हैं। और फिर कंक्लूजन में जैसे पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन है, कुछ सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है, आप उनको डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जैसे SR बोमई जजमेंट है, उसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। इसकी एक ट्रिक ये भी है कि मतलब आप अपने ही मतलब रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जैसे कि आप अपना सॉल्यूशन दे दे और मतलब उसमें नाम भी ऐड कर सकते हैं कि ये सरकारिया कमीशन ने कहा है, पुंछी कमीशन ने कहा है, तो थोड़ा मतलब सॉल्यूशन दे तो थोड़ा डिसेंट हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी रैंडम सॉल्यूशन दे दे, तो आप ऐसा भी मतलब थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं करना है एग्जामिनर, वरना इस चीज को समझ जाएगा। तो GS2 के लिए ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही IR के क्वेश्चन है जैसे, तो IR के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आप ऐसे दे सकते हैं जैसे कि रशिया के, इंडिया और रशिया रिलेशन के बीच में सपोज उसमें पूछा है, तो इंडिया और रशिया का कितना ट्रेड है उसके बारे में आप बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में ही बोल सकते हैं। क्या प्रोजेक्ट्स इंडिया और रशिया के बीच में चल रहे हैं, कुडनकुलम जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उस पर चल रहा है, अभी ऑयल, क्रूड ऑयल की जो ट्रेड था उसके बारे में आप दे सकते हैं। और जो स्पेस टेक्नोलॉजीज में इंडिया रशिया के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं। ऐसी कंक्लूजन में भी आप कुछ इंडिया रशिया के जो फॉरवर्ड लुकिंग जो मतलब कंक्लूजन है आप उनको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर GS3 का पेपर आता है, ये भी काफ़ी करंट ओरिएंटेड पेपर है। तो इसमें जनरली आपको कोचिंग के अपने नोट्स ही फॉलो करने हैं, जो कोचिंग मटेरियल दे रही है उसको ही फॉलो करना है। इकोनॉमिक्स में भी आप ये कर सकते हैं, साइंस एंड टेक में, एनवायरनमेंट में, इन तीनों टॉपिक्स पर आप ये फॉलो कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो करें, और जो NDMA की गाइडलाइंस है एक बार मेजर डिजास्टर्स पर उनको पढ़ ले। फ्लडिंग पर जैसे क्वेश्चन आता है तो फ्लडिंग के बारे में पढ़ ले, अर्थक्वेक पर पढ़ ले, वोल्केनो पर पढ़ ले, तो इस चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और जैसे सिक्योरिटी इशूज है, सिक्योरिटी इशूज के लिए मैंने टाटा मैग्रो हिल की बुक आती है, चैलेंजेस टू इंडियन सिक्योरिटी, उस बुक को मैंने फॉलो किया था। और GS3 मतलब काफ़ी स्कोरिंग भी बन जाता है ये पेपर, अगर आपको पेपर आता है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और कुछ बाउंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे साइंस के और एनवायरनमेंट के, ये काफ़ी बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में मतलब कभी अता पता नहीं होता है। जैसे GS3 में इस बार ब्लू मून का क्वेश्चन आया था, तो मैंने तो वो पूरा ही बिल्कुल में ब्लैंक था तो छोड़ दिया था।
तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर आप जनरल आंसर्स लिख सकते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे यूपीएससी ने एक बार शायद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पर पूछा था, तो मैं फिजिक्स ग्रेजुएट हूँ, मुझे कसम से ये क्वेश्चन नहीं आता था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाला, लेकिन जितना भी जनरल में लिख पाता था उसमें, जितना भी मैंने फिजिक्स पढ़ी थी अपनी स्टेट में, तो उसको मैंने लिख दिया था। तो जनरल आप आंसर थोड़ा लिखने का ट्राई करें, 1 2 नंबर 3 नंबर आपको मिलेंगे, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो 2 नंबर 3 नंबर आपको बहुत डिसिसिव रहते हैं कि आपको एसडीएम मिलना है, डीएसपी मिलना है, या नीचे की पोस्ट मिलनी है, तो वो 2 3 नंबर भी बहुत डिसिसिव रहते हैं। तो उनको छोड़े ना, अगर क्वेश्चन पर कुछ भी आप लिख सकते हैं तो आप लिखने का ट्राई करें। और इसमें ऐसी वैल्यू एडिशन के लिए जैसे इकोनॉमिक्स में है, सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर सकते हैं। शायद इस साल तो इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है, अभी इंटरिम बजट आया है। इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो कर सकते हैं, यूनियन बजट है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसके उसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी दिए रहते हैं। जैसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स आया था, थालीनोमिक्स के बारे में बताया गया था। तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, वैल्यू एडिशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इकोनॉमिक्स में ऐसे आरबीआई की कोई रिपोर्ट है, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट है, इनको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में यूएनईपी की रिपोर्ट आती है, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, उनसे इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। उनका जो डेटा है वो आप दे सकते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट में। ऐसी साइंस में आप थोड़े डायग्राम्स का भी यूज कर सकते हैं। ये टेलीस्कोप पर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, शायद हबल स्पेस टेलीस्कोप पर क्वेश्चन आया था, नहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप पर क्वेश्चन आया था। तो उसमें भी आप टेलीस्कोप का डायग्राम अगर आपको आता है तो वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और ऐसे ही इसमें क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उस पर क्वेश्चन आता है, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हर साल उस पर क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। और कैपिटल इंफ्रा है जो, उस पर क्वेश्चन आता है कि रोड्स पर, रेलवेज पर, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज में जैसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पर क्वेश्चन आता है, या फिर नक्सलिज्म है, इस पर क्वेश्चन आता है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इस पर क्वेश्चन आता है, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आप जैसे कोई क्वेश्चन आए, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पर क्वेश्चन आए, तो आप नॉर्थ ईस्ट का एक डायग्राम बनाए, सब स्टेट्स को उस पर रिप्रेजेंट कर दे, और कौन कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज में आप डायग्राम बनाए काफी, मतलब तो उसमें मैप्स जो है वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें साइक्लोन्स पर क्वेश्चन आता है, तो फ्लड पर क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में आप एनडीएम में गाइडलाइंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और साइक्लोन का डायग्राम है, जैसे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी दिया गया है, उसको आप यूज कर सकते हैं, जो जीएस 3 वाला पोर्शन है। इसके बाद पेपर आता है जीएस 4 का, मतलब सब लोग लगभग इग्नोर करते हैं अपनी प्रिपरेशन में जीएस 4 के पेपर को, लेकिन बहुत स्कोरिंग पेपर है ये। पढ़ना भी आपको कम है और स्कोर भी ज़्यादा आता है। यूपीएससी में तो इसमें केस स्टडीज भी आती है, लेकिन यूपीपीसीएस में एक या 2 केस स्टडी आती है, वो भी जीएस टाइप की, मतलब थ्योरी टाइप की केस स्टडी आती है। तो इसको आप कोचिंग के मटेरियल से पढ़ लें। और जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आप इसके जो कोट्स वगैरह हैं, न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स आते हैं सिविल सर्वेंट्स के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप यूपी के जो सिविल सर्वेंट है उनको भी आप यूज़ करें तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मेरा मानना है कि ज़्यादा मार्क्स वो देते होंगे ये, अगर आप यूपी का यूज़ करेंगे थोड़ा, तो यूपी वगैरह का यूज़ करें इसमें। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपने अलग अलग फील्ड से दें, कि जैसे पद्मा अवार्ड किसको मिले हैं तो उसके बारे में, किस फील्ड में उसको मिला है उनके बारे में लिखे। और महाभारत के एग्जाम्पल है, रामायण के एग्जाम्पल है, क्रिकेट के एग्जाम्पल्स है, इनको आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने पेशेंस और परजीवरेंस का एक क्वेश्चन था, उसमें इंडिया का एग्जाम्पल लिखा था। जब इंडिया, आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया का एक टूर था जिसमें 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी शायद पहले मैच में, तो मैंने उसको लिखा था कि लेकिन बाद में भी हमारे मेन प्लेयर्स नहीं थे उस टीम में, लेकिन उस टीम ने वो सीरीज जीती थी। तो पेशेंस और परजीवरेंस उन्होंने दिखाई थी, उन्होंने फाइट की, तो वो ऑस्ट्रेलिया को मतलब उनके घर पर हरा कर आई थी, तो उसके बारे में मैंने मेंशन किया था। ऐसी सिविल सर्वेंट का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दिव्या देवराजन मैम है, उनके बारे में मैंने लिखा था। वो ट्राइबल अनरेस्ट चल रहा था उनके एरिया में, तो उन्होंने गोंडी लैंग्वेज है जो, उसको सीखा था। तो ऐसे सिविल सर्वेंट के जो डेडिकेशन के एग्जाम्पल्स है, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें भी टॉपिक्स हैं कुछ कुछ जो हर साल रिपीट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इन पर क्वेश्चन आता है। कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और सोसाइटी पर क्वेश्चन आता है, फैमिली पर क्वेश्चन आता है, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर इस बार जो ऐड हुए हैं जीएस 5 और जीएस 6 के पेपर जो ऐड हुए हैं यूपी स्पेशल, उसमें लास्ट ईयर कंटेंट ज़्यादा नहीं था, तो मतलब नया पेपर आया था तो मार्केट में कंटेंट भी नहीं था। तो मैंने उसके लिए एक तो दृष्टि आईएएस की जो बुकलेट है उनको फॉलो किया था। दृष्टि आईएएस का मैंने जीएस 5 और जीएस 6 के लिए जो स्पेशल कोर्स था उसको भी मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने उसको फॉलो किया। और एक राकेश सारस्वत की बुक आती है, उससे थोड़ा वैल्यू एडिशन मैंने किया था, वो फॉलो किया था।
इस पेपर में वैल्यू एडिशन के लिए आप गवर्नमेंट की साइट्स हैं उसमें थोड़ा मतलब सर्च करना पड़ेगा अभी क्योंकि नया पेपर है। तो UP-NEDA.in एक साइट है उसको फॉलो कर सकते हैं। UP-GOV.NIC.in है उसमें मतलब चीज़ें हैं। यूपी टूरिज्म की साइट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पीच होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच होती है यूपी से रिलेटेड, उसको आप देख सकते हैं। कोई इंडेक्स है उसमें यूपी की क्या रैंक है वो एज अ वैल्यू एडिशन आप यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, PM जनधन योजना, PM किसान, उसमें यूपी का परफॉर्मेंस कैसा है, किस डिस्ट्रिक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है, आप उनको मेंशन कर सकते हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा मैंने वैल्यू एडिशन पर ज़्यादा फोकस किया था। कंसेप्ट सारे मैंने यूपीएससी वाले ही लगाए थे इसमें, जो बेसिक कंसेप्ट हैं। क्योंकि क्लाइमेट है यूपी का भी ऐसे ही है, नॉर्थ इंडिया में भी चलता है, वो यूपीएससी में सब पढ़ा है। रिवर्स है यूपी की, तो वो भी सब मैंने कंसेप्ट सारे यूपीएससी वाले लगाए थे। और फैक्ट्स यूपी के यूज़ किए थे, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज फैक्ट्स हैं वो यूज़ किए थे। कि जैसे पोल्यूशन पर कोई क्वेश्चन है तो किस जिले में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन कहाँ ज़्यादा है, नॉइज पोल्यूशन कहाँ ज़्यादा है। तो इस टाइप से मैंने फैक्ट्स यूपी के यूज़ किए थे और कंसेप्ट यूपीएससी वाले ही यूज़ किए थे। और फिर ये प्री और मेंस का हो गया। इसके बाद मैं इंटरव्यू स्टेज पर आना चाहूँगा। इंटरव्यू स्टेज मुझे पर्सनली सबसे अच्छी स्टेज लगती है इस एग्ज़ाम की, क्योंकि इसके बाद इस स्टेज में बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। अपने बारे में सीखने को मिलता है, अपने रीजन के बारे में सीखने को मिलता है। तो इसकी स्टार्टिंग मैंने की थी कि न्यूज़पेपर है जो, इंटरव्यू के टाइम पर मैंने 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट किए थे। यूपी पीसीएस में जैसे हिंदी में इंटरव्यू लगभग चलता है, बाइलिंगुअल या हिंदी में इंटरव्यू चलता है, वहाँ इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं होता है जनरली। तो मैंने एक तो इंडियन एक्सप्रेस में पहले से ही पढ़ता था तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा था। इसके अलावा हिंदी का न्यूज़पेपर मैंने दैनिक जागरण को पढ़ना स्टार्ट किया था, और वो मैंने प्रयागराज वाला ही फॉलो किया था कि ताकि जो लोकल न्यूज़ है थोड़ी वो भी मैं कवर कर लूँ। तो इसके लिए और ये है कि लोगों में थोड़ा स्पीकिंग स्किल्स में थोड़ा इशू होता है। तो उसके लिए आप पीयर ग्रुप बना सकते हैं, अपने दोस्तों से बोले कि वो रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछे और उनको आप आंसर देने का ट्राई करें। ऐसे ही आप मिरर प्रैक्टिस भी इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट हैं, जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे, 3 या 4 ही मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज देंगे उतनी ज़्यादा आपकी ओरिजिनलिटी खत्म होती है। तो आपको ओरिजिनल वहाँ रहना है, रियल सॉल्यूशंस देने हैं। ज़्यादा डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इस इंटरव्यू में नहीं चलते हैं कि आपको स्टैंड लेना है वहाँ पर किसी चीज़ पर, कि और उसको जस्टिफाई करना है फिर स्टैंड को। तो इस तरह से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2022 में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, तो तब मैं मतलब हिंदी के लिए मतलब मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था कि मेरा इंटरव्यू हिंदी में ही चलेगा। तो मेरा डॉक्टर हरेश सर वाला बोर्ड था, तो फिजिक्स ऑप्शनल जैसे मेरा था, तो फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे। तो वो काफ़ी टेक्निकल टर्म्स है, वो हिंदी में बोल रहे थे, मुझे थोड़ा समझने में इशू आ रहा था। तो बहुत मेरा मतलब मेरा थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ एक बोर्ड मेंबर से। और इंटरव्यू मतलब बोर्ड से जो मैं बाहर निकला रूम से, तो मुझे रियलाइजेशन हो गया था कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, और मेरे 60 मार्क्स ही थे। इस वजह से शायद लास्ट ईयर में DSP रैंक मुझे मिल जाती अगर इवन मेरे 70 के आसपास मार्क्स भी होते। तो और इस बार था कि इस बार मैं इंटरव्यू में काफ़ी कॉन्फिडेंट गया था। और जो फील्ड एक्सपीरियंस था मेरा नायब तहसीलदार में, जैसे मैं पोस्टेड हूँ मैंने बताया था, तो उसको मैंने यूज़ किया था। और जो ट्रेनिंग में मैंने चीज़ें सीखी थी उसको मैंने यूज़ किया वहाँ पर। मेरा इस बार डॉक्टर सविता अग्रवाल मैम का बोर्ड था, काफ़ी एनालिटिकल इंटरव्यू मेरा चला। तो इंटरव्यू मतलब मुझे इंटरव्यू रूम से बाहर आकर इस बार अंदाजा था कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी मार्कशीट का वेट करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आने हैं। तो और क्वेश्चंस जैसे थे कि प्राण प्रतिष्ठा पर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, तो इसका मीनिंग क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा का। और एक जैसे ही राम मंदिर जो आंदोलन था उस पर क्वेश्चन था कि ये पॉलिटिकल था या रिलीजियस था, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। आप करप्शन को अपनी तहसील में कैसे रोकेंगे, इस टाइप के मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सिविल सर्वेंट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ 3 क्वालिटीज़ बताइए। और फिर उसमें पूछा गया कि क्या आप में वो क्वालिटीज़ हैं, इंटीग्रिटी क्या होती है। ऐसे क्वेश्चंस थे। ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो उसके वो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा रहा था। इंटरव्यू मतलब मैंने काफ़ी एंजॉय किया था अपना। इस बार बहुत कॉर्डियल बोर्ड मुझे मिला था। मतलब कुछ चीज़ें अगर मैं भूल भी रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स वगैरह अगर मैं भूल रहा हूँ, तो वो याद दिला रहे थे। इंटरव्यू उस टाइप का नहीं चलता है यूपी पीसीएस में। मतलब यूपीएससी में भी जो व्हाट्सएप की दुनिया में सवाल चलते हैं कि कितने बटन आपकी साइड में, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। एक पर्पस लेड मतलब डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहता है। मतलब आधे घंटे आपकी बात होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आधा घंटा कब बीत गया। बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यू देकर। इसके बाद मैं आना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग आप कैसे स्टार्ट करें। आंसर राइटिंग के लिए पहले आपको थोड़ा कंटेंट भी आना चाहिए। आंसर राइटिंग एकदम से स्टार्ट नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा आपको कंटेंट आएगा तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। डेली आंसर राइटिंग आप फिर अपने जो कोर्स हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं जो डेली आंसर राइटिंग के हैं। और टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। जब आप धीरे धीरे आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट सीरीज लगाएं,
सेक्शनल टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं मेंस के लिए, और उसके बाद फुल लेंथ पेपर भी आप सोल्व करें। और उसमें ये टारगेट करें, जब आप टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं मेंस के लिए, तो आप लगभग 5 मिनट पहले पेपर करने का ट्राई करें, ताकि जो मेंस में है आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल सके। उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन वगैरह या अपने आंसर्स को एक बार पढ़ लें, या किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तो आप कंफर्टेबली उस पेपर को पूरा कर पाए। ऐसे नोट्स के बारे में है कि नोट्स मैंने, एक तो क्लास नोट्स थे मेरे, तो आप अपने क्लास नोट्स को मतलब डेली रिवाइज भी करें। जैसे मतलब क्लास नोट्स का मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे आज कोई क्लास है, अब सेम सब्जेक्ट की अगले दिन क्लास है, तो क्लास में आने से पहले उस क्लास के नोट्स को आप रिवाइज कर लें, ताकि अगली क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो कोचिंग का आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और क्लास नोट्स को आप मतलब आपके रिवाइज करते रहें उनको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर कोचिंग्स में होते हैं, तो उनको आप रिवाइज करें। ऐसी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी आप एक जिस्ट टाइप के नोट्स बना लें, छोटे नोट्स बना लें अपने। जैसे मैंने बनाए थे स्पेक्ट्रम के नोट्स, मैंने बनाए थे नितिन सिंघानिया के बनाए थे, और इकोनॉमिक्स के मैंने नोट्स बनाए थे, और मैंने एनवायरनमेंट के नोट्स बनाए थे। तो इन टाइप मतलब ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स के आप नोट्स बना सकते हैं जो आपको मतलब बार बार रिवाइज करने में हेल्पफुल रहे। और उसके बाद जब आपके बड़े वाले नोट्स हैं, ये तो डिटेल्ड नोट्स हैं, उसके बाद आप मेंस ओरिएंटेड एक शॉर्ट नोट्स भी आप बना लें, 20-25 पेज के जो नोट्स हो, ताकि उसमें वैल्यू एडिशन ही केवल हो, कि मेंस से पहले मतलब आप उसको कवर कर ले। जैसे मेंस में क्या इशू होता है कि 2 पेपर एक दिन में होते हैं, तो अब जब आप शाम को आते हो ना GS 1 और 2 देकर, और अगले दिन GS 3 और 4 का पेपर है, तो 6 बजे आप रूम पर आते हो, उसके बाद फिर मन नहीं करता है बिल्कुल भी पढ़ने का, तो 15-20 पेज कम से कम आपका अगला पेपर वो रिवाइज करा देंगे। तो इस टाइप के आप नोट्स बना ले। ऐसे ही फिर GS 3 और 4 में था इस बार, तो अगले दिन GS 5 और 6 का पेपर था, तो बिल्कुल मन नहीं करता है उस दिन, मतलब बहुत थक जाते हैं, तो उसके बाद आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं कम से कम, कि 20-25 पेज के नोट्स हैं। उस टाइम पर वो मोटी बुक आप उठाकर नहीं पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी मतलब आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा वो पढ़ना। इसी तरह से आंसर राइटिंग में एक चीज़ मैं भूल गया था, आंसर राइटिंग आप जो करें, तो आप टॉपर्स कॉपी देख सकते हैं, कोचिंग की साइट पर टॉपर कॉपी होती है, तो उसको आप देख सकते हैं कि आपको कैसे आंसर्स, किस टाइप के आंसर्स आपको लिखने हैं, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो टॉपर कॉपीज़ हैं उनको आप देखें। और जैसे मैंने श्रुति मैम की, कनिष्क कटारिया सर की, दोनों की, और दिव्या मिश्रा मैम की कॉपीज़ को देखा था, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप कॉपीज़ देख सकते हैं। विशाखा यादव मैम है, उनकी कॉपी आप देख सकते हैं। रवि सियाग सर हैं, उनकी ऐसे ही कॉपी आप देखें, तो वो काफ़ी अच्छी है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। अब एक मैं बताना चाहूँगा कि कोचिंग का मतलब, आप अभी कोचिंग ले रहे हैं तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोचिंग से आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो क्लासेस में रेगुलर रहना है बिल्कुल, तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी इससे। और नोट्स प्रॉपर बनाएं अपने कोचिंग के, उनको आप नोट्स को रिवाइज करें। और जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस क्लास जो है आपकी, उसको रिवाइज करते रहें, तो कोचिंग के नोट्स काफ़ी हेल्प रहेंगे। और जो टीचर आपको जो बताता है सोर्सेज वगैरह, उनको आप फॉलो करें, टीचर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, तो उसको आप फॉलो करें। ऐसी फिर लास्ट स्टेज है मेरे इसकी सेशन की, इसमें मैं चैलेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि डिमोटिवेशन बहुत आता है इस एग्जाम में। जब से ही आप मतलब इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है, कि वो एक जो डिप्रेशन होता है वो आपका पीछे ही पकड़ लेता है। मेरे साथ तो बहुत होता था, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो यही फील होता था कि मतलब होगा एग्जाम, नहीं होगा, अनसर्टेनिटी इतनी है इस एग्जाम में। मतलब कोई मॉक टेस्ट दिया जैसे प्रीलिम्स का, मार्क्स कम आ गए, तो ये लगता था कि अब क्या करना है, मतलब ये एग्जाम तो क्लियर ही नहीं होगा। मेंस में भी ऐसे होता था कि कोई आंसर कॉपी मतलब चेक होकर आई, मार्क्स सही नहीं आए, तो फिर यही मतलब डिमोटिवेट इसमें बहुत होते थे। दूसरा है इसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू। लोग मतलब टाइम काफ़ी वेस्ट करते हैं इस एग्जाम की तैयारी में, कि हार्ड वर्क करते रहते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। तो आपको टारगेटेड प्रिपरेशन रखनी है, सोर्सेज काफ़ी कम पढ़ने हैं। हाँ, हर सब्जेक्ट के लगभग 1 से 2 सोर्स ही आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब एक बुक को 10 बार रिवाइज करना है, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है, वो रिटेन ही नहीं हो पाएगी आपकी। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है, जैसे मैं तो 8 8 और 8 वाला शेड्यूल फॉलो करता था, कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है, लगभग 8 से 9 घंटे। और 8 घंटे जो बाकी के काम है, मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, फ्रेंड्स के साथ भी घूमता था, चाय वगैरह भी बाहर पीने जाते थे, घूमने भी मैं तो जाता था। तो ये सब चीज़ें मैं फॉलो करता था। 8 घंटे लेकिन आपको स्ट्रिक्टली पढ़ना है, केवल लाइब्रेरी में अपने रूम में बैठना नहीं है, वो पढ़ना है वहाँ पर आपको। तो आप उस तरह से वो 8 घंटे कैलकुलेट करें, केवल बैठने के टाइम को कैलकुलेट ना करें। और 8 घंटे मेरा सोने का जो समय था, सोने का और जो थोड़ा बाकी टाइम होता है उसमें मैं लगाता था। और एक इशू ये इसमें सबसे बड़ा आता है कि लैक ऑफ गाइडेंस है लोगों को। तो आप एक प्रॉपर अपना पीयर ग्रुप बनाए अच्छा, जिसमें लोग आप एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहें, और गाइडेंस भी सही मिलती रहे। क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इस एग्ज़ाम की डिमांड है, वो आपको गाइडेंस से ही मिल पाएगी।
तो वो गाइडेंस आप अपनी रखें। यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हैं, किसी टॉपर को फॉलो कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम फील हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में, तो आप उनके पास अप्रोच कर सकते हैं। और प्रॉब्लम भी एक आती है जो कि लोगों को ये इशू रहता है कि आपको प्री की तैयारी करनी है केवल, या मेंस की केवल तैयारी करनी है, या प्री और मेंस की करनी है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें इंटीग्रेटेड आपको तैयारी करनी है, प्री और मेंस की पूरे साल लगभग। और प्री से जस्ट पहले आपको केवल प्रीलिम्स में लगना है। 2 से 3 महीने पहले आप अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग वो देख ले, 2 से 3 महीने पहले आपको केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। और फिर जैसे ही आपका प्रीलिम्स होगा उसके बाद आपको मेंस की तैयारी में ही लग जाना है। 4-5 महीने जब तक मेंस नहीं आता है तब तक आप मेंस की तैयारी करें, और इंटीग्रेटेड बाकी टाइम में अपनी प्रिपरेशन रखें। तो ये मेरी तरफ से था। आप अपने आप डाउट्स पूछ सकते हैं जो आपके डाउट्स होंगे। सर यूपी पीसीएस के लिए सर लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए? लूसेंट लोग पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक के, साइंस के पोर्शन के लिए लूसेंट पढ़ते हैं, लेकिन लूसेंट मैंने पढ़ी नहीं है पर्सनली। मैंने तो घटना चक्र वाला फॉलो किया था, मुझे वो सही लगा था। लूसेंट बाकी टॉपर्स बताते हैं तो आप देख सकते हैं उसको, लूसेंट को। मेंस में करंट अफेयर का रोल कितना रहता है सर? करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल है मेंस में। जैसे मेंस में आप वैल्यू एडिशन के लिए भी करंट अफेयर्स का यूज़ करेंगे। कोई स्टैटिक टॉपिक पर जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें भी करंट अफेयर्स को आपका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स पर कुछ क्वेश्चन है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है फंडामेंटल राइट्स पर, तो उसको आप लिख सकते हैं। ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर्स का यूज़ करना है कि कोई जैसे कहीं डिजास्टर आया है या कुछ आया, साइक्लोन वगैरह आया, तो उनके नाम भी आपको यूज़ करने हैं कि कहाँ कहाँ पर ये आया है, आप मैप बनाकर उसको शो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का यूज़ है। प्री और मेंस का जो करंट अफेयर था आपके अलग अलग किए थे कि प्री का अलग, स्टैटिक पोर्शन को अलग कर दिए? हाँ, प्री का यूपी पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल करंट अफेयर्स आता है, और मेंस में तो एनालिटिकल करंट अफेयर्स आता है। तो मेंस में मैंने अलग किया था करंट अफेयर्स। इसमें यूपीएससी वाला करंट अफेयर्स मैंने फॉलो किया था यूपी पीसीएस के मेंस में। लेकिन यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का करंट अफेयर और यूपीएससी का करंट प्रीलिम्स का करंट अफेयर मैंने अलग किया था वो, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो वो थोड़ा अलग करना पड़ा। जैसे हम लोग ये आईएएस का फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए यहाँ पे, और लेकिन मुझे यूपी पीसीएस का ही करना है, तो क्या उसमें सर छोड़ सकते हैं, और क्या उसमें और अलग कर पढ़ सकते हैं उसमें? जो प्रीलिम्स की यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, आप उसको छोड़ सकते हो। यूपी पीसीएस वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ सकते हो। सर किसी एक बुक पे डिपेंड होके, मतलब अलग अलग कई एक ही विषय के लिए अलग अलग सोर्स ना होकर के, क्या हम केवल कोचिंग नोट्स या बुक्स पर डिपेंड होकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप कोचिंग नोट्स पर डिपेंड होकर, लेकिन ये देख ले कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोचिंग नोट्स आपके हैं, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसका ट्रेंड से मैच कर रहे हैं। तो अगर कोचिंग नोट्स आप वो फॉलो कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स आप एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कर ही लीजिए, क्योंकि वो बहुत ना फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। जैसे आप लक्ष्मीकांत सपोज छोड़ देंगे पॉलिटी की, आपने कोचिंग नोट्स पढ़ लिए, तो जब आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे वो बोलेगा ना कि ये क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत में आया था, तो वो बिल्कुल आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगी ये चीज़ कि लक्ष्मीकांत कैसे छोड़ दी। तो स्टैंडर्ड सोर्सेज जो सब फॉलो करते हैं वो तो आप कर ही लीजिए। बाकी कोचिंग के नोट्स अगर अच्छे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न सर ये है कि अगर शार्ट नोट्स बनाने हो तो कोचिंग नोट्स से बनाएं, या वो जो आप अलग से बुक बता रहे हैं उस दोनों को कंबाइन मिला के बनाएं? शॉर्ट नोट्स ऐसे बनते हैं, जैसे अब 1 महीना जैसे प्रीलिम्स में बचा है, तो अब आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें जो आपकी मिस्टेक्स हैं या जो चीज़ है जो आपको लग रही है कि इंपॉर्टेंट है और आप याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक लाइन में लिख लें। तो एग्जाम से जस्ट पहले ही शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज उसके आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सकते हैं। 1 लाइनर टाइप नोट्स बनाने हैं 20-25 पेज में, जो आप एंड टाइम पे रिवाइज कर सके। सर ग्राफ्स और मैपिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग के लिए? इम्पोर्टेंट है, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ग्राफ में पॉलिटी में भी यूज़ करता था। मैंने पॉलिटी में जैसे कोई क्वेश्चन आया था कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को कितने बिल्स रेफर किए जा रहे हैं, तो उसमें मैंने लोकसभा के अकॉर्डिंग जो पहली लोकसभा थी 2009 वाली, 2014 वाली, 2019 वाली, तो उनका डेटा मैं ग्राफ के फॉर्म में यूज़ किया था। लेकिन जो ये वैल्यू एडिशन है ये आपको तभी हेल्प करेगा जब आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले कंटेंट स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद वैल्यू एडिशन करें। क्योंकि अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आपने फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह खूब बना रखे हैं और कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगा, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका जो बॉडी है कुछ आंसर की वो अच्छी है, उसके बाद आप डायग्राम्स का यूज़ करें तो वो हेल्पफुल रहेगा। ग्राफ का यूज़ करें, मैप का यूज़ करें, वो हेल्पफुल रहेगा। सर एक आंसर में मतलब नियर अबाउट कितने ग्राफ्स या मैप्स यूज़ करने चाहिए? 1 या 2 ग्राफ या मैप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
फैक्ट्स वगैरह काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कोई फैक्ट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें प्रीलिम्स में? टाइम मैनेजमेंट ये है कि जैसे अभी 1 महीना प्रीलिम्स में बचा है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें, जो आपने नोट्स बनाए हैं आप सबसे पहले उनको रिवाइज़ करें। तो नोट्स को रिवाइज़ करें, प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लें, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट में ये है कि आपको टाइम बैलेंस करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का भी टाइम भी नहीं है। और जैसे कुछ लोग अभी अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1 से 1.5 घंटा, लगभग 1 घंटा डेली अपना स्टडी आवर्स बढ़ा दें। ऐसे करते करते आपके पास 30 घंटे फालतू हो जाएंगे। अगर 1 महीना है तो 30 घंटे में आप लगभग 3 से 4 दिन अपने एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो लोगों के पास अगर 30 दिन है तो आपके पास 34-35 दिन होंगे कि अगर आपने 1-1 घंटा डेली भी बढ़ाया ना, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा टाइम वेस्ट कम करना स्टार्ट करें। अभी पेपर जैसे आ गया है तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होगा। सर मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा पेपर छूट जाता है। उसके लिए टेस्ट सीरीज आप लगाइए। टेस्ट सीरीज जितनी आप देंगे उतना मतलब आपको पेपर ओरिएंटेड जो एनवायरनमेंट है उसमें बैठने का एक्सपीरियंस होगा। तो पेपर तो तभी छूटता है जब आपको प्रैक्टिस ना हो उसकी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो उसको 5 मिनट पहले कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और वही कि मेंस में जैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन है, ये आप पहले से प्रिपेयर कर लें तो आपको हेल्प मिलेगी इससे पेपर कंप्लीट करने में। प्रीलिम्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो खुद को लाइक टेस्ट कैसे करें और रिवाइज कैसे करें? लाइक इतना सारा सिलेबस है एक बार में तो सब रिवाइज भी नहीं हो पाता। रिवाइज करने के लिए वही नोट्स को आप फॉलो करें, जो अपने नोट्स हैं या कोचिंग का जो मटेरियल है उसको आप फॉलो करें, उसमें ही हाईलाइट कर लें। या तो अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसमें ही हाईलाइट करके आप रिवाइज करें। और टेस्ट लाइक कितने मतलब घटना चक्र ही इनफ है और या फिर और कुछ भी? नहीं, टेस्ट सीरीज आप लगा लें। एक तो प्रीवियस जो पेपर हैं लगभग 10 साल के, उनको एज इट इज ही लें और उनको सोल्व करके देखें, वो सबसे बढ़िया मॉक है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप उसको एज अ मॉक टेस्ट दें, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2013 के बाद के आप लगा लें तो वो आपको हेल्प करेंगे। और टेस्ट सीरीज ये है कि मतलब कोई टॉपिक है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो उसके सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, वरना फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हैं अभी। सर पीसीएस में 30 से 35 क्वेश्चन करंट का आता है, तो सर उनको कैसे करें? करंट का काफ़ी मतलब रोल रहता है, करंट के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए मैंने आई दृष्टि को फॉलो किया था। और उसके साथ साथ आप एक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं करंट अफेयर्स की। हाँ, और दृष्टि की जो बुकलेट है, ईयरली जो बुकलेट आती है इनकी, शायद वार्षिकी के नाम से आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए डाइवर्सिफाई सोर्स थोड़ा रखें, और 2 बुक आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। 30 से 35 क्वेश्चन में लगभग आपके 27-28 उसमें से मिल जाएंगे। और सर मेंस में जैसे लिखना होता है तो किताबी भाषा नहीं लिख पाते, जैसे सिंपल भाषा लिख ले जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन किताबी भाषा अच्छे से नहीं लिख पाते, उसको कैसे क्लियर करें? किताबी भाषा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है मेंस में, आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखें। किताबी भाषा आप लिख भी नहीं पाएंगे, बहुत सारा याद करने का होता है, और मेंस में जल्दी से आंसर लिखना होता है, 7 और 11 मिनट में आंसर लिखना होता है, तो बुकिश लैंग्वेज आप यूज भी नहीं कर पाएंगे। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखें, कोई इशू नहीं है उसमें, आपको मार्क्स सही मिलेंगे। सर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो सर बोलते हैं कि ये बहुत मतलब भाषा को अपने थोड़ा सुधारिए, अच्छे से लिखिए, और तो उसको कैसे सुधारें? थोड़े कीवर्ड्स हैं, आप उनको यूज करें आंसर्स में एटलीस्ट। मतलब बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं है कि केवल अपनी भाषा में लिखना है। सपोज जैसे पंचायती राज पर है तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, ऐसे टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। 73rd 74th अमेंडमेंट है, तो उनको आप एटलीस्ट, थोड़े कीवर्ड्स होते हैं हर आंसर में, उसको यूज करें, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सर आप एक बार इंटरव्यू दिए थे तो आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ था, तो फिर अगली बार आप क्या गलती नहीं किए कि आपका इंटरव्यू में हो गया? क्योंकि इंटरव्यू जब नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो उसके लिए कैसे करें? बिल्कुल आपने मतलब सही कहा। जैसे 2021 में मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं हुआ था। 2021 में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, और मेरा इंटरव्यू था 24 मई को, और रिजल्ट आया था 30 मई को। और आपको याद हो तो 2022 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स था वो 5 जून को था, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स था वो 12 जून को था। तो जब मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया था तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपी पीसीएस भी देना है, कि लाइफ में अब थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। तो तभी मतलब मैंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के प्रीलिम्स दिए थे। तो डिमोटिवेशन बहुत होती है इंटरव्यू के बाद, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर से उठाकर नीचे सीधा कमीशन ने पटक दिया है, तो ये तो फील आती है। बट जो अपनी मोटिवेशन है आपकी, वो हेल्प करेगी आपको। मतलब 5 दिन के अंदर मैंने प्रीलिम्स उसका निकाला था। थोड़ा लक भी मेरे साथ रहा था यूपीएससी वाले उसमें, क्योंकि जब इंटरव्यू मैंने दिया था, इंटरव्यू जो भी कैंडिडेट देता है उसको लगता ही है कि अब सिलेक्शन होने ही वाला है, तो उसके बाद प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी। बाकी जो एक्यूमुलेटेड मेरी नॉलेज थी, पहली प्रिपरेशन थी, वही मेरे लिए हेल्पफुल रही थी उस प्रीलिम्स को क्लियर करने में। तो जो मेंस का आंसर राइटिंग रहता है उसका जो कंक्लूजन रहता है, अगर वो फ्यूचरिस्टिक लिखे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कि जैसे इकोनॉमिक्स में
इस टाइम जैसे एमएसपी पे चल रहा है इस टाइम पे, तो एमएसपी का मतलब कि क्या फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, इस पे ज़्यादा अच्छा आंसर रहेगा कि अगर फ्यूचरिस्टिक डिपेंड लिखें? हाँ, फ्यूचरिस्टिक उस पर आंसर लिखे हैं, जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं अशोक गुलाटी, आप उनके एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। जो पहले फार्म बिल्स थे उनके बारे में आप लिख सकते हैं इसमें कि फार्म बिल्स में जो प्रोविजंस थे उनको आप इम्प्लीमेंट करें। और एमएसपी के लिए है कि जैसे मैं यूज़ करता था कि जैसे एमएसपी है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, एमएसपी को मैक्सिमम सपोर्ट पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के फैंसी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप तैयार कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक पे डिपेंड रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट में रहे फ्यूचरिस्टिक रहेगा तो वो आंसर ज़्यादा। हाँ, पॉजिटिव कंक्लूजन आप देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप एक मतलब सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम गिनानी है तो उसका सॉल्यूशन भी आप ही देंगे। करंट अफेयर्स लगभग कितना कवर करना होता है, कितना बैक ईयर, जैसे अगर 2025 का अटेम्प्ट देना है तो लगभग 1 ईयर या 1.5? हाँ, लगभग 1 ईयर का आपको करंट अफेयर्स करना है। प्रीलिम्स के लिए 1 ईयर और मेंस के लिए तो लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स। यूपीएससी में जब आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के दौरान ऑप्शनल को कैसे मैनेज कर रहे थे? नेगेटिव मार्किंग के लिए वही है, बार बार जितना रिवाइज करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो नेगेटिव जो क्वेश्चन मतलब मार्किंग होती है, हमारे गलत आंसर होते हैं वो कम होते चले जाएंगे, एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ेगी। और नेगेटिव में यह है कि जैसे बहुत बार जनरली ये होता है, यूपीएससी में तो बहुत होता है, 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज रहते हैं, तो आप जो 2 ऑप्शंस में है जो आपको ठीक लग रहा है आप वो लगा दें, आपको उसका अगर नेट देखेंगे प्रॉफिट उसको मिलेगा, आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे उस पर। तो ऐसे आप मतलब जो ब्लाइंड गैस हैं वो जब 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हैं तो वो लगा सकते हैं। सर शुरुआती मतलब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो तभी से आपने ऑप्शनल पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था या कि थोड़े दिनों बाद उसके बाद? हाँ, मेरा बैकग्राउंड था फिजिक्स में, तो मैंने तो स्टार्टिंग से ही मतलब फिजिक्स पढ़ी थी। जैसे मैंने बताया था कि मैंने आईआईटी जैम का पेपर भी क्लियर किया था, मेरा आईआईटी मद्रास में हुआ था, तो ग्रेजुएशन से भी मेरी फिजिक्स ठीक ठाक थी, तो उसको मैंने ऑप्शन लिया था, तो मेरा बैकग्राउंड था ऑप्शन में अपना। प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन कितना सफिशिएंट होता है? तो मोटिवेशन तो आपको होना ही चाहिए, अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप प्रिपेयर ही कैसे कर पाएंगे। और सर आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? आंसर राइटिंग अप्रोच मैंने बताई थी अभी। आंसर राइटिंग आप पहले थोड़ा पढ़ ले, कंटेंट डेवलप कर ले, उसके बाद आंसर्स लिखना स्टार्ट करें। तो और डेली आंसर्स आप लिखना स्टार्ट करें, 1-2 आंसर डेली लिखें, उसके बाद में ग्रेजुअली आप टेस्ट सीरीज पर जाएं। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट लिखें पहले, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। और वही है कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप प्रिपेयर करें उसके लिए, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, और टाइम से पेपर कंप्लीट करने का कोशिश करें। आंसर राइटिंग और इवेल्युएट भी कराते रहे, अपने टीचर से या अपने पीयर ग्रुप बना ले, उसको आंसर्स को आप इवेल्युएट भी कराएं। और सर नोट्स को कैसे सॉर्ट करें? जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो वो नोट्स में आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ें ये मुझे आ गई है, उसके बाद में जब आप दोबारा उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो छोटे होते चले जाएंगे, तो उस टाइप के आप नोट्स बनाएं। और सर आंसर राइटिंग में पैसेज में लिखे या फिर की पॉइंट्स? कैसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे मैं की पॉइंट्स लिखता था। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिखें, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है बुलेट पॉइंट्स में। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे पहले था कि मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएससी में कम आ रही थी, तो पहले लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चंस यूपीएससी ने अच्छे खासे पूछने स्टार्ट कर दिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कम कर दिए हैं। तो पहले क्या होता था, लोग हिस्ट्री में लगभग 80% मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ते थे और एंशिएंट और मिडिवल वो 20% टाइम देते थे। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वही स्मार्ट वर्क है कि आपको एंशिएंट और मिडिवल पर भी अब जाना है, आपको थोड़ा ट्रेंड के साथ भी चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने मॉडर्न ही पढ़ रखी है और क्वेश्चन उसके 7-8 ही आ रहे हैं, एंशिएंट मिडिवल के 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपने इग्नोर कर रखा है। तो ये स्मार्ट वर्क है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब नोट्स बनाते हैं सर, तो वो नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा तो सर एक तरह से उसकी बुक ही छप जाती है, तो सर उसको हम लोग कैसे शॉर्ट करें? पहले मतलब आप ना उस टॉपिक को 3-4 बार पढ़ लें, उसके बाद नोट्स बनाएं। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी सही होगी तो उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो वो थोड़े छोटे बनेंगे। और नोट्स में ना एक्सप्लेनेशन कम लिखें, जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको लिखें, जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आप खुद कर लेंगे उसमें, तो बुलेट पॉइंट्स को लिखें। ऐसे छोटे नोट्स बनाने की ट्रिक मैं तो ये यूज़ करता था, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं यूज़ करता था, पॉइंट्स ज़्यादा लिखता था। सर और अगर जैसे हमारी कोचिंग की जो नोट्स मिलती हैं हमें बुक्स प्रॉपर और स्टैंडर्ड बुक, तो सर क्या हमको दोनों की नोट्स बनानी चाहिए? कोचिंग बुक्स की मैं तो नोट्स नहीं बनाता था, कोचिंग बुक्स को मैं हाईलाइट करके ही पढ़ लेता था, क्योंकि ज़्यादा नोट्स में मतलब वो भी बहुत हार्ड वर्क हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है कि आप कोचिंग बुक्स के भी नोट बना लेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स के बना लेंगे। तो स्टैंडर्ड बुक्स के मैंने बनाए थे
और कोचिंग के लिए जो थी बुक्स में मैंने हाईलाइट किया था और क्लास नोट्स थे मेरे पास। तो सर मतलब केवल स्टैंडर्ड बुक्स की हमें नोट्स बनानी है और कोचिंग की हाईलाइट हाँ, करनी आप है? अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक्स के ही बनाने हैं या कोचिंग की जो बुकलेट है उनके ही बनाने हैं। सर और जो करंट अफेयर्स आते हैं सर आंसर राइटिंग में, मतलब स्टैटिक पोर्शन से बहुत कम आता है सर, मतलब अगर जीएस का हम देखें तो सर उसको कैसे कवर अप करें? मंथली मैगजीन होती है या ईयरली जो मैगजीन है मेंस ओरिएंटेड, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स GS2 और GS3 में ज़्यादा आता है। GS4 में आप करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पद्म विभूषण वगैरह के, पद्म भूषण, भारत रत्न के किसको मिला है, तो वो करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल होते हैं। सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल है, वो GS4 में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। GS1 में एग्जाम्पल सोसाइटी में आप दे सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स GS2 और GS3 में तो क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आ जाते हैं करंट अफेयर्स के। सर और 25 के लिए क्या अप्रोच बेटर रहेगी? 25 के लिए वही है कि आप इंटीग्रेटेड तैयारी रखें। अभी 25 का जब प्री होगा उससे 3 महीने पहले प्री की तैयारी स्टार्ट कर दें, और जो बेसिक बुक्स हैं पहले वो करें, फिर स्टैंडर्ड बुक्स करें, उसके बाद टेस्ट सीरीज पर जाएं। सर यूपीएससी की तैयारी में ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, पीसीएस में ऑप्शनल है ही नहीं। हाँ, वो तो थोड़ा हेडेक अब हुआ है कि जो यूपीएससी में मतलब ऑप्शनल ज़्यादा गेम चेंजर है, और यूपी पीसीएस में बार यूपी स्पेशल आया है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अलग से। Sir, how to overcome the challenge of choosing an optional subject from the humanities section from being from the engineering background, sir? ये मतलब आपकी जो कैपेसिटी है, आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल देख लें। Sir, any suggestions from your side, the general trend nowadays? I can't suggest you the optional. It's your personal choice. So अगर आप ऑप्शनल में ये है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो हर ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं। जैसे मैंने फिजिक्स लिया था तो स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत मतलब इशू क्रिएट किया था कि फिजिक्स में स्कोर नहीं आता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम एवर, तो ऐसा था। बट ऐसा नहीं है, जो भी ऑप्शनल है एवरी ऑप्शनल इज स्कोरिंग, बट थोड़ा ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करें। Sir, what about the giving the priority to the high scoring subject? Or हाँ, अगर आपके अंदर भैया कि इंटरेस्ट है आपका, हाई स्कोरिंग आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे पहले था कि साइंस ऑप्शनल में अच्छे स्कोर आते थे, बट हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ता है, तो भैया कि इनपुट जितना आप देंगे तो उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर यूपी स्पेशल में सर पेपर 5th और 6th जो है सर, उसके लिए राकेश सर का बुक मतलब इनफ है या फिर कुछ और पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इनफ तो नहीं थी, राकेश सारस्वत सर की बुक इनफ नहीं रही थी। और इस बार मैंने तो देखा था कि जो मार्केट में कंटेंट था पूरा, उससे अलग लेवल का पेपर आया था। पेपर 5 और पेपर 6 काफ़ी मतलब डिफिकल्ट आए थे। पेपर 6 तो बहुत डिफिकल्ट था, तो थोड़ा इस बार देख लीजिएगा आप। मैंने मतलब इतना देखा नहीं था, लास्ट ईयर कंटेंट जो अवेलेबल था मैंने उसमें प्रिपरेशन की थी, तो थोड़ा पेपर 5 और पेपर 6 के लिए जो अभी नया कंटेंट आया है, जो पिछले पेपर को मतलब ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। सर एनसीईआरटी सर क्लास 9th की 10th की मतलब इनफ है प्री के लिए कि सर कुछ और पढ़ना पड़ेगा उसके लिए? 11th 12th की एनसीईआरटी आप करें। 9th 10th की मतलब अगर कोई 11th 12th की एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आ रही है तब 9th 10th की करें, और टाइम परमिट करता है तो 9th 10th 11th 12th चारों आप कर सकते हैं। सर कभी कभार कॉपी क्लियर कर लिए होते हैं सर, और उस पर क्वेश्चन आता है सर, तो क्वेश्चन को सर कैसे आंसर राइटिंग में कैसे स्टार्ट करें? आप इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। जो भी आपको सबसे एप्ट इंट्रोडक्शन उस चीज़ का लगता है तो उसके बारे में लिखें, फिर बॉडी लिखें। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना वो लिखना है, मतलब जो आपको आता है वो नहीं लिखना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है क्वेश्चन की, उसके बारे में लिखना है। ठीक है सर। उसमें सर वर्ड लिमिट दी हुई होती है, तो सर कभी कभार हम इंट्रोडक्शन लिखने चले जाते हैं तो पता चला हमारा इंट्रोडक्शन ही 150 वर्ड्स में हो जाता है सर। भूमिका लिखते हैं सर, उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं सर, तो निष्कर्ष भी सर काफ़ी लंबा हो जाता है। वर्ड लिमिट वहाँ पे जैसे सर सेकुलरिज्म पे दिया है तो सर उसमें हम लिखने चले जाते हैं, तो सर उसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मेन पार्ट लिखते हैं, उसके बाद सर जो निष्कर्ष लिखते हैं सर वर्ड लिमिट 125 ही है सर, और वो सर 250 वर्ड में हो जाता है, 200 वर्ड में हो जाता है, तो कैसे सर कंट्रोल करें उसको? तो इस चीज़ को आप टेस्ट सीरीज के थ्रू मतलब देखें कि टेस्ट सीरीज में जो आपको टीचर्स फीडबैक दे रहे हैं कि इंट्रोडक्शन शॉर्ट लिखना है, फिल्टर आउट करके चीज़ें लिखनी है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी है। बहुत कीवर्ड्स टाइप में फिल्टर आउट करके चीज़ें लिखनी है, बहुत शॉर्ट में लिखनी है। हर चीज़ को मतलब एक्सप्लेन नहीं करना है, वो एग्जामिनर खुद समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें जो बेसिक मतलब उसका सार है किसी चीज़ का, वो लिखना है आंसर में। और सर हम लोग सर टेस्ट जो लगाते हैं सर उसमें कंटिन्यू सर धीरे धीरे हमारा स्कोर ग्रो होता है सर। और सर जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं सर तो वहाँ हमें लगता है पेपर देख के हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा है सर। फिर हम स्टार्ट करते हैं सर 60, 70, 80 तक पहुँचते हैं सर, और कट ऑफ हम सोचते हैं कि 110 जाएगी, 100 जाएगी, तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा 80 हो जाता है, 60 हो जाता है। सो सेकेंड अटेम्प्ट में हमसे सर 50-50 वाले पे आ जाते हैं सर कि 50-50 वाले को अटेम्प्ट करना है। तो सर उसमें हम कितने तक जा सकते हैं, मतलब सर कि हमारा जो प्री हो अच्छे से क्लियर हो जाए, कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर ही रहें सर?
50-50 मैं तो सारे करता था, जो 2 ऑप्शंस में जहाँ कन्फ्यूजन होता था वो तो सब करता था मैं। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो आंसर लगभग ठीक होता है तो आप उसको लगाइए, और 50-50 वाले आंसर्स मैं तो सब करता था। और एग्जाम में यही है कि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको 100 क्वेश्चंस उस एग्जाम में शॉर्ट आते होंगे और वो आपके ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको थोड़ा मतलब रिस्क लेना पड़ता है। यूपीएससी में तो और भी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। अब तो जो पेपर आ रहा है उसमें ऐसा रहता है कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ही सबको आते हैं जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, और उसके अलावा तो आपको जो गैस वर्क है, इंटेलिजेंट गैस है, वो लेना है, थोड़ा रिस्क उसमें भी लेना पड़ेगा। जी सर, कई टॉपर्स को सर मैंने सुना है वो कहते हैं क्या नाम सभी करते हैं, जैसे यूपीएससी का जो टॉपर बनते हैं सर 50% या 52-55 पे बनते हैं सर, और जो मोस्टली क्या कहते हैं कि 100% सिलेबस कराते हैं, ठीक है। तो किसी टॉपर्स 2-3 टॉपर्स को मैंने सर देखा है तो वो कहते हैं कि क्या नाम तो 20-70% अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, 70% को अगर आप 100% कर लेते हो तो आप टॉपर बन सकते हो सर। तो आपका क्या सर थॉट्स है इस पे सर? हाँ बिल्कुल, मतलब जो सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो तो सारे कवर करने हैं। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, GS2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का एक टॉपिक है, और कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान की दूसरे संविधान से तुलना। ये टॉपिक्स हैं जैसे वो सब लोग इग्नोर करते हैं, वो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं। यूपीएससी में तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है इस पर। तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करें तो आपको एडवांटेज मिलेगा, जो एज है वो मिलेगा। तो जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, उनको आप पढ़ें, 100% सिलेबस कवर करें। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन सर, ऐसे को सर कैसे राइटिंग करें सर? ऐसे में कोटेशन डालें स्टार्टिंग में, क्या करें सर? ऐसे आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कंफर्टेबल हो। इस साल जैसे मैंने किया था, एक ऐसे कोई स्टोरी से स्टार्ट किया, एक ऐसे में एक इंडेक्स दी थी मैंने, कोई रिपोर्ट दी थी, और एक ऐसे को कोट से यूज़ किया था, स्टार्ट किया था। तो कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर करंट के लिए क्या एक मैगजीन पर्याप्त है सर? करंट के लिए एक मैगजीन आप कर सकते हैं, तो अगर टाइम है तो 2 मैगजीन आप करें। जैसे कि 17 मार्च को पेपर आ रहा है, तो उसमें मतलब जो टेस्ट सीरीज होता है उसका कितना रोल है, और मतलब उसका बेनिफिट पीटी में कितना मतलब होगा हम लोग के लिए, या फिर मतलब जीएस के कितने टेस्ट लगाएं कि मतलब पीटी हम लोग का थोड़ा सा मतलब आसान हो जाए? टेस्ट सीरीज का जो रोल है, टेस्ट सीरीज से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आपके वीक एरियाज कहाँ हैं और आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। फिर साइंस में थोड़ा सा मेरा मतलब हाँ, तो आप साइंस पर फोकस करें अगर साइंस में आपका वीक एरिया है। और दूसरा आपको ये पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीज़ें आपको पता लगती है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है। और एक चीज़ टेस्ट सीरीज से ये पता लगेगी कि आप स्ट्रेस हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर सीधा जाकर आप एग्जाम लिखेंगे तो बहुत स्ट्रेस उस टाइम रहता है, बहुत मतलब एंजाइटी रहती है। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू वो भी थोड़ा कम होता है। सर मैंने जैसे 2023 में दिया था तो उसमें टेस्ट सीरीज मैंने केवल 5 लगाया था, उसमें मेरा अराउंड मतलब बस 65 क्वेश्चन मतलब सही हुए थे और 26 क्वेश्चन गलत गए थे। तो मुझे लगा कि शायद साइंस वगैरह वीक है मेरा। हाँ, तो साइंस पर आप फोकस करें। और ये है कि मतलब टेस्ट सीरीज से आपको हेल्प मिलेगी, इसमें क्वेश्चन से टाइम जितने आप करेंगे तो उसमें सर मतलब जीएस का फुल लेंथ लगाना चाहिए या सेक्शनल वाइज? मतलब फुल लेंथ अब तो अगर 2024 वाला दे रहे हैं आप तो फुल लेंथ लगाइए, वरना सेक्शनल से स्टार्ट करके फिर फुल लेंथ पर जाइए। तो सर पीटी के लिए कुछ मतलब टिप्स, जैसे 17 मार्च को पेपर है तो ये टिप रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और प्रीवियस ईयर अभी लगा लें, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें और मैक्सिमम रिवीजन आप रखें प्रीलिम्स के लिए। अभी पीसीएस मेंटरशिप है तो वो कितना बेनिफिट करता है? उससे काफ़ी मतलब बेनिफिट रहता है। जैसे दृष्टि आईएएस का मैंने देखा है कि जो प्रीलिम्स हिंदी मीडियम से क्लियर कर रहे हैं उनको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कोचिंग के लिए मतलब बहुत अच्छी बात है, कोचिंग का ये इनिशिएटिव है, मतलब तारीफ योग्य है। ये कोचिंग इंडस्ट्री में जनरली है कि सब कोचिंग्स को पैसा कमाने का मतलब है कि उनको पैसा कमाने, लेकिन दृष्टि ने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है कि कम से कम जो एस्पिरेंट्स जिनको नीड है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, जिनको कमी है, उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो हेल्पफुल रहता है मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है। सर जैसे आप एग्ज़ाम दिए होंगे मेंस का, तो आपको हॉल से निकलते हुए ऐसा लगा होगा कि मेरा ये पेपर बहुत अच्छा गया जिससे रैंक 1 आया, तो मतलब क्या उसमें एफर्ट जो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कि एक रैंक आया, तो उसके लिए सर आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए रैंक की तो मतलब किसी को उम्मीद नहीं होती है कि मेंस का पेपर देकर आपको पता लग जाएगा कि रैंक 1 आने वाला है, बट यह है कि पेपर अच्छा जाए, मतलब आपका कंटेंट अच्छा है, आपने क्वेश्चंस की डिमांड को टैकल किया है, पेपर पूरा किया है सही से, तो आपको लग जाता है कि इस पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी मार्किंग पैटर्न पर भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आयोग कैसी मार्किंग कर रहा है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे यूपीएससी में मैंने देखा है कि 2022 वाले टाइम में मेरा GS2 का पेपर अच्छा गया था और GS3 का ख़राब हुआ था, लेकिन मार्क्स मेरे GS3 में अच्छे आए थे और GS2 में
गंदे मार्क्स आए थे। तो ऐसा भी मतलब जो ट्रेंड है, मतलब जो स्कोरिंग जैसे वो कर रहे हैं, आयोग कर रहा है, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। रेगुलरिटी मेंटेन कैसे करें सर? रेगुलरिटी के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। रेगुलरिटी मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। मतलब आपको कोई बोले कि 18 घंटे पढ़ना है, 10 दिन पढ़ना है, तो कोई भी पढ़ लेगा। सर अभी शुरू से प्रिपरेशन शुरू किए हैं सर, ब्रेक हो जाता है कुछ समय बाद। हाँ, तो थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस को कम रखें। जो मतलब सोशल मीडिया है उससे यूज़ करें, अगर करनी है थोड़ा कम करें, तो डिस्ट्रैक्शन कम रखें और डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करें। अपना टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल को फॉलो करने का ट्राई करें। सर न्यूज़पेपर सर कौन से पढ़ें? न्यूज़पेपर इंग्लिश में तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। हिंदी में सर? हिंदी मीडियम का मुझे न्यूज़पेपर का आइडिया नहीं, शायद दैनिक जागरण लोग पढ़ते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सफिशिएंट है कि आप दूसरा सोर्स भी रेफर करना चाहेंगे सर? मतलब मैंने तो प्रीवियस ईयर पेपर ही देखे थे, उसमें हिंदी मतलब मेरी जनरली स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर मेरी भी हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, तो प्रीवियस ईयर पेपर देख ले कम से कम, और जो हिंदी में जितना एफर्ट्स आप लगा सकते हो उतना लगा ले। मैंने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया था। एक यूथ कंपटीशन की शायद एक बुक आती है, उसको शायद मैंने फॉलो किया था। मतलब वो भी लास्ट ईयर मैंने देखी थी, और वो भी थोड़ी सी देख पाया था, मुझे टाइम नहीं था क्योंकि उस साल मेरे दोनों मेंस थे। तो हिंदी की प्रिपरेशन के लिए मैंने तो प्रीवियस ईयर ही फॉलो किए थे। और सर इंटीग्रेटेड नोट्स कैसे बनाए? जैसे सर एक नोट्स है, उसमें हमारे क्लास नोट्स है, उसमें स्टैंडर्ड बुक्स के भी नोट्स है, और करंट अफेयर्स, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करें? बस इंटीग्रेटेड मैंने तो केवल शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बाकी क्लास नोट्स मेरे अलग थे। शॉर्ट नोट्स बनाने का इंटीग्रेट करके। हाँ, जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट लग रही है वो लिखते चले जाए, एक ही जगह वो कंपाइल हो जाएगी फिर। सर जैसे आपने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, तो सर इंटरव्यू अगर दिया है तो आपने बहुत क्लोज जाके अपनी अचीवमेंट को सर देखा है सर। सर ये कह सकते हैं कि या तो ये लक फैक्टर था, या तो कुछ ऐसी गलती आपसे हो गई थी कि थोड़ा सा अगर आप कर सकते थे। जैसे आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम सर कुछ ऐसी आपको लगा हो कि आपसे कुछ गलती हो गई हो, या फिर लक फैक्टर कह सकते हैं सर? हाँ, जैसे 2020 में जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें केवल प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स पढ़ा था, और ऑप्शनल मैंने जो किया था ना वो ग्रेजुएशन टाइप का किया था। मैंने एग्जाम की डिमांड को ही नहीं समझा था कि मेंस में क्या पूछ रहे हैं। तो 2020 वाले टाइम में मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी। और 2021 में ये था कि मेरा मतलब मेंस में मुझे कोविड हो गया था एक्चुअली। GS 1 2 3 4 का जो पेपर था, उस टाइम थर्ड वेव चल रही थी जब 2021 का मेंस था। तो तब मुझे ये इशू आया था, थोड़ा GS के पेपर्स मेरे ख़राब हो गए थे। और 2022 में थोड़ा मतलब ये स्केलिंग का पैटर्न था थोड़ा, और मैंने UPPCS का भी थोड़ा फोकस किया था, तो दोनों का बैलेंस मैं सही से नहीं बना पाया था ऑनेस्टली। तो UPSC का मेंस मेरा इसलिए थोड़ा ख़राब हुआ था। और GS 4 का पेपर, उसमें क्या हुआ था, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन काफ़ी की थी, तो GS 4 में मैं टारगेट कर रहा था 120 मार्क्स के आसपास। और फिर जैसे मैंने पेपर देखा तो वो पेपर बहुत डिफिकल्ट था। 2022 का जो UPSC का GS 4 का पेपर था, तो बहुत डिफिकल्ट था। मैं तब पैनिक कर गया, और उस चक्कर में मैं ना तो पेपर कंप्लीट कर पाया था वो वाला, और सही से लिख भी नहीं पाया था। मेरे मार्क्स भी 75 आए थे, और उस वजह से मेरी इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई थी उस साल। और सब मतलब PCS और UPSC एक ही वर्ष देना हो तो मतलब चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? मतलब चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज यही आएगा अभी, ऑप्शनल और UP स्पेशल को कैसे हैंडल करना है, तो आपको उसके बीच में बैलेंस बनाना है। बाकी और कोई चैलेंज ज़्यादा नहीं आएगा। प्रीलिम्स थोड़ा क्लियर करना UPSC वालों के लिए, PCS का प्रीलिम्स क्योंकि फैक्चुअल आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो एक प्रीलिम्स में थोड़ी इशू आएगी फैक्चुअल चीज़ों को हैंडल करने में। बाकी ये बैलेंस बनाना पड़ेगा UP का और ऑप्शनल का। एग्जाम में मतलब टाइम कवर हो जाता है? हाँ, एग्जाम में टाइम कवर हो जाता है। इतनी टेस्ट सीरीज आप लिख लोगे तो आदत बन जाती है इतना लिखने की, तो वो कोई इशू नहीं आएगा आपको। क्या सर अगर लिखावट ना सही हो तो मार्क्स पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, मार्क्स का प्रभाव पड़ता है। मेरी राइटिंग, मेरी खुद की भी बहुत मतलब गंदी राइटिंग है, लेकिन समझ में आ जानी चाहिए राइटिंग ऐसे लिखो कि वो समझ में आ जाए तुमको। मतलब दूसरा कोई पढ़ रहा है, खुद को तो समझ आ ही जाएगी, दूसरा कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जानी चाहिए। सपोज हिस्ट्री का टेस्ट लिखना है, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो 4-5 दिन आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी और उसके बाद टेस्ट लिखा। टेस्ट में, प्रीलिम्स के टेस्ट में आपके मार्क्स पर से आ रहे हैं 60 या 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो डिमोटिवेट होते हैं उससे। बट ये है कि उससे आपको वीकनेस भी पता लगती है कि आपका कितना प्रिपरेशन लेवल है। तो टेस्ट सीरीज में मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं, उससे डिमोटिवेट मतलब होते हैं, लेकिन उसका ट्राई करें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आपको लाने हैं। टेस्ट सीरीज में आपके अगर 150 मार्क्स भी आ रहे हैं, 200 में से क्या फ़ायदा है कि, लेकिन एग्जाम में आपको कट ऑफ क्लियर करना है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। आपको टेस्ट सीरीज से वीक पॉइंट्स अपने देखने हैं, अपनी गलतियाँ देखनी है, सिली मिस्टेक्स आप क्या कर रहे हैं वो देखनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।